Assalamualaikum viewers. This is Danish Raza. You are watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था। इससे भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, दैट इज इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, और इसके 4 केसेस, वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि ये वाला टॉपिक भी किया जाए, तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी इलास्टिक कुलियन क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि वन डायमेंशन का मतलब क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन से। तो ऐसी कुलियन जिसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क ना पड़े, ऐसे सिस्टम को हम ऐसी कुलियन को हम इलास्टिक कुलियन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल करने से पहले हम एक नोट मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। पहले ये वाली एग्जांपल देखिए। कहते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर। आपके पास ये जो फ्लोर है, आप सपोज कीजिए ये मार्बल का बना हुआ है, पर एक आप हार्ड बॉल लेते हैं, उस हार्ड बॉल को ड्रॉप करना है, ऐसे करके आप ड्रॉप करते हैं, फेंकना नहीं, ऐसे नहीं फेंकना, ड्रॉप करना है। जब आप ड्रॉप करेंगे तो वो हार्ड बॉल जो है वो मार्बल फ्लोर से टकराने के बाद तकरीबन उसी हाइट पे वापस आती है। इलास्टिक कुलियन अगर होगी तो तकरीबन उसी हाइट पे वापस आती है, तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं इलास्टिक कुलियन। अब सवाल ये है कि क्या इलास्टिक कुलियन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इलास्टिक कुलियन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए देखें, अगर मैं ये लेट्स सपोज ये एक मार्कर ड्रॉप करता हूं, ये देखें एक साउंड आपको सुनाई देगी। जो आपको साउंड सुनाई दी है, इस साउंड की वजह से जब ये मार्कर मार्बल फ्लोर से टकराएगी तो साउंड, आवाज पैदा होती है, और जब कुलियन होगी तो हीट भी पैदा होगी। इसका मतलब है कुलियन होने से हीट भी पैदा हुई है, साउंड भी पैदा हुई है, हमारी एनर्जी लॉस होगी, हमारी एनर्जी का जाया होगी। तो यही बात मैंने लिखी है। लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि इलास्टिक कुलियन में हमारे पास कोई एनर्जी जाया नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि नो हीट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो इलास्टिक कुलियन के अंदर हम अस्यूम कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ना ही तो कोई हीट पैदा हुई है और ना ही तो कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है। अब जी इसके बाद जो नोट मैंने मेंशन किया है, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। कुलियन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, अभी मैंने आपको इलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन बताई जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। इसका मतलब है एक ऐसी कुलियन भी होती है जिसको हम इन इलास्टिक कुलियन कहते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी से कंजर्व नहीं रहती, सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है जी। तो अब सवाल ये है कि इन एवरी कुलियन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। क्या कुलियन चाहे इलास्टिक हो, कुलियन चाहे इन इलास्टिक हो, उसमें टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, और टोटल एनर्जी के साथ साथ उस सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम भी हमारे पास सेम रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कुलियन हो चाहे वो हो इन इलास्टिक कुलियन। ये याद रखिएगा, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन आपकी बुक में इसको मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन कंडीशन जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपको इलास्टिक कुलियन की भी समझ नहीं आती। सबसे पहली कंडीशन देखिए, इलास्टिक कुलियन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी है? स्मूथ बॉल होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे मेंशन करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। स्मूथ बॉल, नंबर 2 हार्ड बॉल, नंबर 3 नॉन रोटेटिंग बॉल। यहां तक अभी हम इसको पॉज करते हैं। आपने स्नूकर बिलियर्ड बोर्ड जो होता है उसकी जो बॉल देखी है वो बड़ी हार्ड होती है और वो स्मूथ भी होती है। और एक मसला आ गया, हमने यहां पे लिखा कि वो नॉन रोटेटिंग बॉल होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब बॉल ऐसे करके मूव करेगी आगे की तरफ, जब ये बॉल आगे की तरफ जाएगी तो ये तो रोटेट कर रही है।
रोटेट करेगी और ये आगे की तरफ भी जाएगी, आगे की तरफ जाएगी तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेट करेगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रोटेटिंग बॉल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है जो हमने ब्लेड बॉल की बात की है उसके एग्जांपल हम यहाँ पे नहीं दे सकते। अक्सर लोग इसको स्नोकर की एग्जांपल से रिलेट कर देते हैं लेकिन वहां पे हम दे नहीं सकते। रीजन क्या है, स्नोकर की बॉल जो है वो रोटेट कर रही होती है और हमने कहा कि यहाँ पे हमें नॉन रोटेटिंग बॉल चाहिए। अगर रोटेट करेगी तो वहां पे भी हमारे पास एनर्जी का लॉस आएगा और अगर एनर्जी का लॉस आएगा तो हमने तो कहा तो हम इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी सेम लेनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मूथ बॉल बिल्कुल ठीक है, हार्ड बॉल बिल्कुल ठीक है, नॉन रोटेटिंग बॉल चाहिए हमें। अगर हम ब्लेड बॉल की एग्जांपल लेते हैं तो वो रोटेट करती है और हमें रोटेटिंग बॉल नहीं चाहिए होती। तो इस वजह से हम अस्यूम करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो बॉल है वो रोटेट नहीं कर रही बल्कि वो बिल्कुल सीधा जा रही है। ये बॉल 1 है जिसका मास m1 है, ये बॉल 2 है जिसका मास m2 है। m1 वाली v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और m2 वाली v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये रोटेट नहीं कर रही है, दोनों बॉल रोटेट नहीं कर रही है, बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल सीधा ये इस लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। तो ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन का ये मतलब है कि ये रोटेट नहीं करेंगी। और यहाँ पे जो हमने कोई वन डायमेंशन की बात की है इसका भी मतलब यही है कि बॉडी एक सिमत में जाएगी, दोनों बॉल्स एक सिमत में जानी चाहिए, दोनों बॉल की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इस वन डायमेंशन का मतलब यहाँ पे ये है। अब फोर्थ वाला जो पैरामीटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके इलास्टिक क्लीन वाला जो है वो टॉपिक या क्लियर होता है। तो हेड ऑन क्लियन होनी चाहिए, इसका दूसरा नाम है इंपैक्ट पैरामीटर 0 होना चाहिए। इसको समझ लीजिए कि हेड ऑन क्लियन का मतलब क्या है। हेड ऑन क्लियन का मतलब ये, आपके पास ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। जब ये वाली बॉल इस वाली बॉल से टकराएगी तो इस बॉल का सेंटर इस बॉल के सेंटर के साथ अलाइन होना चाहिए। इस बॉल दोनों, देखें मैंने दोनों बॉल्स ड्रॉ की हैं और दोनों बॉल्स का सेंटर एक लाइन, डॉटेड लाइन के जरिए मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस पे, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और यही तो वन डायमेंशन की एग्जांपल थी, यही तो वो कहते हैं कि हेड ऑन क्लियन होनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि ये ऐसे ना हो, देखें यहाँ पे ये हेड ऑन क्लियन है, ये हेड ऑन क्लियन नहीं है। यहाँ पे देखें इस बॉल का सेंटर इस बॉल के सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा, नहीं टकरा रहा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये बॉल इससे टकराएगी तो ये बॉल हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन इसको चाहिए था कि ये बॉल ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करती, तो अब ये मोशन वन डायमेंशन तो नहीं रहेगी ना अंदर, ठीक है। इस केस में, ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में जब ये वाली बॉल इस वाले बॉल से हिट करेगी तो ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट मूव करनी चाहिए। और तभी तो, अगर स्ट्रेट मूव करेगी तभी तो हमारे पास इलास्टिक क्लियन की वन डायमेंशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। तो यही हमने याद लिखा है यहाँ पे। तो इसका दूसरा नाम है इंपैक्ट पैरामीटर 0। इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब ये है कि कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये इससे टकराया तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो इस यहाँ पे तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 नहीं हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर 0 तो यहाँ पे हुआ। तो ये कंडीशन जो है हमें फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन में अगर हम देख लें तो कहते हैं कि जी कंसीडर वी हैव टू स्मूथ, वही बात, स्मूथ है, हार्ड बॉल है, नॉन रोटेटिंग बॉल है, ठीक है, जो जिनका मैसेज m1 है, m2 है, अभी वो कोलाइड नहीं किए तो उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो v1 और v2 है और वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो डेफिनेटली उनके मैसेज तो हमारे पास सेम रहेंगे लेकिन उनके वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो जाती है। अब आगे इसकी फर्दर डेरिवेशन कैसे करनी है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बच्चों को ये कंफ्यूज क्यों करता है वो भी आपसे शेयर करता हूं। और ये जो बातें मैंने आपको लिख के दी हैं इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वाला थीम क्लियर हो गया तो आपको इलास्टिक क्लियर और इनलास्टिक क्लियर में कोई एम्बिग्विटी फेस नहीं करना। इसके बाद जो हम लोग डेरिवेशन करने लगे हैं, डेरिवेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेप करना कैसे है। भूलने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी डेरिवेशन है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए अभी आपको समझ आ जाती है। देखिए हमने वही एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट किया। सपोज करें हमारे पास दो बॉल हैं जिनका मास m1 m2 है और वो अभी टकराए नहीं है, बिफोर क्लियर उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 है, ठीक है जी। और टकराने के बाद उनके मैसेज सेम रहते हैं लेकिन वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो जाती है, ठीक है। अभी इससे पहले, थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया कि
इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, उसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमारे पास हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है जी। तो अब जो कि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीजें आपने याद रखनी है। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी कोलिजन से पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद भी रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, मोमेंटम, जितना इन दोनों बॉल्स का मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही कोलिजन के बाद भी होना चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो लॉज हम यूज करेंगे और इसी से आपकी डेरिवेशन होती है, और कोई बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो कि कोलिजन से पहले था इन दोनों मैसेज का, जिनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी, वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होना चाहिए, जिसको मैंने pf कहा, जिनके मैसेज m1 m2 थे, वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम होगी। अब देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो कोलिजन से पहले m1 मास 1, इसकी वेलोसिटी क्या है v1, तो मैंने लिख दिया m1 into v1, मास 1 का मोमेंटम लिख दिया, प्लस मास 2 का m2 था और इसकी वेलोसिटी क्या थी v2, तो वो मैंने लिख दिया, यानी कि मास 1 का मोमेंटम प्लस मास 2 का मोमेंटम टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, यानी कि इनिशियल मोमेंटम भी लिख दिया हमने। अब बराबर होना चाहिए, इक्वल है जी, किसके, टकराने के बाद का जो मोमेंटम है। टकराने के बाद m1 मास वही रहा, m2 मास वही रहा, चेंज किसमें आया, वेलोसिटी में। देखिए m1 टकराने के बाद m1 मास, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है v1 प्राइम, तो मैंने लिख दिया टकराने के बाद m1 का मोमेंटम ये था, प्लस m2, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है v2, टकराने के बाद v2 m2 में मास 2 का जो मोमेंटम है हमारे पास m2 v2 प्राइम आ गया, तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया पहली बॉल का और दूसरी बॉल का टकराने के बाद। तो यही तो हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, तो यही हमने लिख दिया। अब हम m1 वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे ये देखें, ये m1 वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, दूसरी टर्म ये m1 वाली आ रही है, इसको मैं इस साइड पे मूव कर लूंगा, तो ये मेरे पास माइनस आ गया, mv1 हो गया। अब ये m2 वाली है, ये भी m2 वाली, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से देखें m1 कॉमन लिया जा सकता है, वो मैंने कॉमन ले लिया, v1 माइनस v1 प्राइम रह गया, इधर से m2 कॉमन लीजिए, v2 प्राइम माइनस v2 रह गया, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह लिया। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम सो फॉर, अगर है तो आप दोबारा से इसको देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया मैंने। बस आगे चलते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, और इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपसे कहा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। अब मोमेंटम तो हमने देख लिया, मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना था, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, तो वही हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जो टकराने से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन भी। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो मैंने लिखा, ये मेरे पास बॉल m1 है, इसकी वेलोसिटी थी v1, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो m1 है, v1 है, उसका स्क्वायर। देखें मास 1 के लिए लिखेंगे तो m1 आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या थी v1 और उसका स्क्वायर, सिंपल, प्लस m2 के लिए लिखें, m2 आ जाएगा, v उसकी वेलोसिटी क्या थी v2 और उसका स्क्वायर। ये टकराने से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी थी। अब हमें देखनी है टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन m1 की देखें, मैसेज तो सेम रहे, m1 की वेलोसिटी क्या होगी है v1 प्राइम, तो मैंने लिख दिया m1 v1 प्राइम स्क्वायर। इसी तरह हाफ m2 की देखें वेलोसिटी क्या होगी है v2 प्राइम, तो हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया आपने यहाँ पे। दो लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखने वाली बात। अब यहां से देखिए m1 वाली टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए यहां पे भी m वाली टर्म्स है और ये भी m1 वाली टर्म्स है, तो मैंने इसको इस साइड पे मूव किया तो माइनस हो जाएगा। ये m2 वाली है, इसको इधर ले देंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा।
सिर्फ m1 वाले टर्म्स को सेपरेट किया, m2 वाले टर्म्स को भी सेपरेट कर दिया। इस साइड पे मेरे पास m1 वाली आ गई, इस साइड पे मेरे पास m2 वाली आ गई। देखिए यहाँ पे हाफ m1 कॉमन है, यहाँ पे भी हाफ m1 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया तो हाफ m1 आ गया। तो ये v1 स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे माइनस ये वाला और v1 प्राइम स्क्वायर, ये 1 बाय हाफ m1 को मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ से भी हाफ m2 कॉमन आ जाएगा, तो ये v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये हाफ हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला मैथ्स में हमने रिलेशन पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। हम यहाँ पे यही एक्सप्रेशन यही फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। हमने देखा कि v स्क्वायर है माइनस v1 प्राइम का v स्क्वायर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस एक्सप्रेशन को जब एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास एक बार प्लस वाला साइन आएगा और एक बार माइनस वाले साइन के साथ यही टर्म्स आएंगे। तो देखिए जरा m1 तो मेरा ऐसे ही रहा, इस एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्मूले के मुताबिक एक्सपेंड किया तो एक बार प्लस वाला आ जाएगा, एक बार माइनस वाला आ जाएगा। तो v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह m2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए जरा ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करवाऊंगा इस इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने निकाली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख दी। ये ब्लैक वाली जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो ब्लू वाली जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां से देखिए कैंसिलेशन होती है, m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल, ये v1 माइनस v1 ये से कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल। तो हमारे पास तो सारी चीजें कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ v1 प्लस v1 प्राइम v2 प्राइम प्लस v2 रह गया। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये क्या है, v1 प्लस v1 प्राइम क्या है, v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम, ये क्या है। अब हम यहाँ से देखिए करते क्या है, हम कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी यानी कि v1 और v2 वाली सेपरेट कर लेते हैं। ये मैंने सेपरेट कर ली v1 माइनस v2 और ये देखें v1 ऐसे ही रहा, इधर से मैंने v2 को माइनस इधर मूव किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये v1 प्राइम है इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई। इन वेलोसिटीज का मतलब क्या है, इस वेलोसिटी का इस एक्सप्रेशन का v1 माइनस v2 का मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। सपोज करें ये जो v1 है ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और ये सपोज कर लीजिए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो दोनों के लिहाज से m1 वाला जो मास है वो 5 मीटर पर सेकंड की ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि 15 माइनस 10। तो इस वाले की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड इस वाले की स्पीड से ज्यादा है। इसका मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाली है v1 माइनस v2। इसी तरह ये आफ्टर कोलिजन ये v2 प्राइम की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू दी v1। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है रिलेटिव स्पीड ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v2 बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। अब यहाँ से आपसे एक और इस पूरे एक्सप्रेशन का दूसरा नाम, यही सवाल आपसे दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है कि इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन आपसे दूसरी तरह पूछा जाएगा कि प्रूव कीजिए रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के, या फिर वो आपको एक्सप्रेशन दे देगा कि प्रूव करें कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन का केस बन रहा है तो आप इसको डिराइव कर सकेंगे। और यही सवाल 3 तरह से आपसे पूछेगा, इलास्टिक इन वन डायमेंशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, और ये वाला। यहाँ पे एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, नेगेटिव साइन की समझ नहीं आती बच्चों को कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। ये समझ लीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि सपोज करें आप ये दो मैसेज आपके सामने थे, आपने अक्सर इस तरह के कोलिजन के केस देखे होंगे। अगर एक गाड़ी रोड पे चल रही है स्लो स्पीड के साथ और पीछे से कोई हाई स्पीड के साथ आके उसके साथ गाड़ी टकरा जाए, जब वो गाड़ी टकराती है तो टकराने के बाद वो थोड़ा वापस आती है, मतलब पहले अगर वो उससे टकराती है तो टकरा के वो वापस आती है,
मतलब जितनी स्पीड के साथ उसने उससे टकराया उतनी ही स्पीड के साथ वो वापस आती है। अगर तो इलास्टिक कुलियन है, क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक कुलियन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है टकराने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस नेगेटिव साइन का मतलब भी यहाँ पे ये है, इस नेगेटिव साइन का मतलब भी यहाँ पे ये है। अब इसके बाद अब सवाल जो आपसे पूछा जाता है, और V2 का तो पता था क्योंकि ये कुलियन से पहले थे, लेकिन हमें V1 प्राइम और V2 प्राइम का नहीं पता क्योंकि ये तो आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज आई हैं हमारे पास। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन को आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेमोराइज कर लें और उसी से आपके चारों केसेस जो हैं वो डिस्कस होते हैं। ठीक है जी। अब आपसे एक सवाल मेरा, आप आंसर कीजिएगा इसका, कि अगर हमारे पास कुलियन इलास्टिक हो तो क्या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ग्रेटर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन से, या फिर कम होती है, या फिर इक्वल होती है, या फिर जीरो होती है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हमारे पास कुलियन इलास्टिक हो तो क्या कोई साउंड या क्या कोई हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती, और अगर नहीं होती तो फिर किस कुलियन में ऐसा होता है, ये अपने कमेंट सेक्शन में जरूर में। तो जी टकराने के बाद कुलियन के बाद जो वेलोसिटीज V1 प्राइम है V2 प्राइम है, उनके लिए एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है, ये भी बच्चों को गलती लगती है। आसान सा तरीका जैसे मैंने याद किया आप भी याद कर लीजिए। देखिए जरा, आपने लिखना है V1 प्राइम, बटे में डिनोमिनेटर में हमारे पास सभी के केसेस में, चाहे वो V1 प्राइम है या V2 प्राइम है, M1 प्लस M2 आएगा। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये तो मुश्किल नहीं है, यानी कि बटे में सबके साथ M1 प्लस M2 आएगा। फिर जब आप V1 लिख रहे हैं तो आपने M1 माइनस M2 करना है। V1 लिख रहे हैं तो M1 माइनस M2 करना है और साथ मल्टीप्लाई कर देना है V1 के साथ, प्लस 2M2 V2, यानी कि V1 में M1 माइनस M1, M1 माइनस M2, और जो V2 वाली टर्म है वो बाद में आ जाएगी, यानी कि 2M2 के साथ आती है। ठीक है, इसी तरह V2 प्राइम में जो क्या V2 निकाल रहे हैं तो M2 पहले आ जाएगा, M2 माइनस M1 साथ V2 से मल्टीप्लाई प्लस 2M1 अपॉन इनटू V1, ये सारी चीजें। तो आसान सा तरीका ये है याद रखने का, आप अपनी तरफ से जैसे निमोनिक्स बना के याद करना है, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। अब दो सवाल बता भी चुका हूं आप लोगों को, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई है या नहीं आई, और इससे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नंबर 1, ड्यूरिंग एन इलास्टिक कुलियन व्हाट इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कुलियन के दरमियान कौन सी चीज कंजर्व रहती है? नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 टोटल एनर्जी, नंबर 4 बोथ ए एंड सी। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा अगर आपको इसकी समझ आई है। नंबर 2 ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कुलियन, अभी तक हमने इलास्टिक पढ़ा है, इनइलास्टिक कुलियन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि वहां पे हीट भी पैदा होती है और साउंड भी पैदा होती है। तो अब सवाल ये है कि ड्यूरिंग एन इलास्टिक कुलियन वी अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ सेपरेशन से, या लेस होती है स्पीड ऑफ सेपरेशन से, या इक्वल होती है, या फिर नन। इस कॉन्सेप्ट को आप चेक कीजिए और अपने कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपकी गलती हुई तो आई विल रिप्लाई और आंसर, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। सलाम अलैकुम।